नमस्कार साथियों, जय हिंद। अपने लास्ट क्लास में मैट्रिसेस खत्म कर चुके हैं। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर्स हैं अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, उसकी अपन बात करने वाले हैं, जिसमें अपन फर्स्ट चैप्टर लेंगे स्ट्रेट लाइन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार इसका यूज होगा। जैसे अपन सर्कल पढ़ेंगे तभी भी इसका यूज आएगा। जब कॉनिक सेक्शन में अपन पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला पढ़ेंगे तभी भी बार बार यूज होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज बात करते हैं थोड़े बेसिक। ठीक है, उसके बाद में अपन स्ट्रेट लाइन में एंट्री करेंगे। तो आप हेडिंग बनाइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और अपन बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन की, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखो अपन बचपन में कुछ चीजें पढ़ते थे, उनको एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ, उनको एक जगह लिखवा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये चीजें पता होंगी तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिए डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे अपने पास ये दो पॉइंट्स हैं ए, जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं x1, y1। ये अपने पास कोई पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, ये अपन को ये डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, यहां से यहां तक। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी बतानी है। ठीक है, ये कितनी होगी, तो उसी को फाइंड आउट करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला था, उसको लिख देते हैं। तो ये लिखिए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए है अपने पास x1, y1, एंड दूसरा पॉइंट है बी x2, y2 विल बी। ये अपने पास फॉर्मूला आता है √ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आया कैसे, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, देख लो एक बार। ये ए है अपने पास, ये बी है, तो ये अपने पास y एक्सिस है, ये अपने पास x एक्सिस है। ठीक है, और ये अपने पास y एक्सिस। फॉर्मूला कैसे है इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और याद तो मैक्सिमम 90% बच्चों को याद हो ही जाता है, क्योंकि इतना यूज होता है बार बार, तो याद हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये आया कैसे, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। x1, y1 का मतलब, x1 का मतलब कि ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस पॉइंट की कितनी है, x1 मतलब, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से यहां तक कितना है x1, और x2 का मतलब क्या हो गया, मतलब यहां से यहां तक क्या है x2। तो मतलब इस पॉइंट की ये डिस्टेंस देखिए अपन इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की, तो वो कितनी हो जाएगी x2 माइनस x1। क्लियर। सिमिलरली अपन को पता है कि ये यहां से यहां तक क्या है y2, और ये यहां से यहां तक क्या है y1, तो ये कितनी हो गई y2 माइनस y1। बोलो, तो अपन को बेस पता चल गया और परपेंडिकुलर पता चल गया, तो अपन हाइपोटेनस नहीं लिख सकते। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर में या बेस का स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है, इसलिए अपन पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। तो यही तो डिस्टेंस हो गई AB। बोलो हुई कि नहीं हुई, क्लियर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या इसकी जगह आप ऐसे भी रख सकते हो √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के अंदर अपन x1 माइनस x2 लिखे या x2 माइनस x1 लिखे, बात सेम ही है। ठीक है,
ये अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट देखो सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला देखें, यदि अपने पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये लाइन ज्वाइन कर रही है, इसमें कोई पॉइंट पी है, कोई पॉइंट पी है जो इसको m/m रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मतलब ए बी लाइन को क्या कर रहा है, m/n में डिवाइड कर रहा है। तो p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे उसकी बात करेंगे। तो यदि a है अपने पास x1, y1, b है अपने पास x2, y2 और p a b को m/n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में लिख लो आप, इफ a point p, if a point p divides line joining a जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड b x2, y2 इन द रेशियो m/n, देन p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देन कोऑर्डिनेट ऑफ p वो अपने पास होंगे, देखो वो आते हैं अपने पास m/x2 प्लस n/x1 डिवाइडेड बाई m+n, और y कोऑर्डिनेट आता है my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m+n। क्लियर? मैं एक बार फ्रेम चेक करता हूं। हाँ ठीक है, ये अपने पास p के कोऑर्डिनेट होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m+n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m+n। ये अपने पास p के कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ m, इसको इससे करो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m+n, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m+n। क्लियर? और अपन को ये अनुपात है AP/PB, ये अपन को दिया है m/n। क्लियर? ये अभी P क्या कर रहा है, AB के बीच में मतलब इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो ये फॉर्मूला फॉर इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला बोल सकते हो। अब एक्सटर्नल के लिए क्या होगा, देखो इंटरनली डिवीजन या इंटरनली सेक्शन। अब एक्सटर्नल के लिए देखो, नेक्स्ट देखो फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, वो इंटरनल के लिए हो गया। अब अपन एक्सटर्नल के लिए बात करते हैं। अपने पास ये AB है, ठीक है। इसके बाहर है कोई पॉइंट यहाँ पे P, जो AP/2 मतलब ये है अपने पास M, और PB ये है अपने पास N। एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है AP/2 PB m/n। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएंगे, m/x2 माइनस n/x1
डिवाइडेड बाई m माइनस एन, और ये आएगा my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस एन। ये p इधर होने की बजाय इधर भी हो सकता है, ठीक है। फॉर्मूला यही आएगा, क्या करना, बीच में माइनस साइन ला देना, ठीक है। mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस एन my2, ठीक है, क्लियर। अब यदि अपन से पूछेगी ये a और b है, इनका मिड पॉइंट क्या होगा, ठीक है, तो एक नोट पॉइंट बना के लिख लो। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग ए है अपने पास x1 y1 एंड b है अपने पास x2 y2 विल बी, मतलब मिड पॉइंट मतलब क्या हो गया, m/n का रेशियो कितना हो गया, 1:1, ठीक है, 1:1 हो गया। तो अपने पास क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये अपने पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, जो कि जनरली सबको पता रहता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट की, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ये 10th क्लास में आ जाता है, ठीक है, 10th क्लास में सेक्शन फॉर्मूला भी आ जाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला भी आ जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन हार्मोनिक कॉन्जुगेट की, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में हार्मोनिक कॉन्जुगेट लिखवाता हूं मैं। नेक्स्ट देखो हार्मोनिक कॉन्जुगेट, देखो हार्मोनिक कॉन्जुगेट किसको बोलते हैं, एक बार इसके बारे में लिख लो। इफ P and Q are two points such that they divides line joining A है अपने पास x1 y1 एंड B है x2 y2। if P and Q are two points such that they divides line joining A and B in the same ratio internally and externally, इंटरनली और एक्सटर्नली सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, देन P and Q are called हार्मोनिक कॉन्जुगेट
कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट होंगे, ठीक है। अब देखो इसका मतलब समझो, P और Q क्या है, दो पॉइंट्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, लाइन ज्वाइनिंग ए बी, अपने पास ए बी, ये है अपने पास ए और ये अपने पास बी, ठीक है। इनको क्या कर रहे हैं, सेम रेशियो में इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं, मतलब P यहाँ पे जिनको लो इंटरनली डिवाइड कर रहा है और Q है अपने पास यहाँ पे जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। मतलब यदि अपन एपी, यदि एपी अपॉन पीबी, यदि ये रेशियो अपन ले लें λ/1, तो क्या हो जाएगा, ए क्यू अपॉन क्यू बी, ये भी कितना होगा, λ/1, समझे। मतलब इंटरनली और एक्सटर्नली सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पी और क्यू क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो जाएंगे। देखिए अभी तक हार्मोनिक कॉन्जुगेट के कॉन्सेप्ट से अभी तक क्वेश्चंस नहीं पूछा है, ना तो जेईई मेंस से पूछा और ना ही एडवांस से पूछा है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है, यूज करवा सकता है। देखो अब हार्मोनिक वर्ड कैसे आया, देखो हार्मोनिक अपने पास, हार्मोनिक अपन सीक्वेंस एंड सीरीज में एचपी पढ़ते हैं, उसमें देखो एपी और एबी और एक्यू ये किस में होते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। देखो चूंकि एपी एंड एबी और एक्यू आर इन एचपी, ठीक है, ये एचपी में होते हैं, मतलब वहां से हार्मोनिक वर्ड आया। तो यदि ये एचपी में है तो इनका रेसिप्रोकल किस में होगा, एपी में, एपी में होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, 2/AB इक्वल टू क्या हो गया, 1/AP प्लस 1/AQ, 2/AB इक्वल टू 1/AP प्लस 1/AQ, ये है। अब इसका प्रूफ देख रहे हो तो प्रूफ देख सकते हैं, देखो कैसे करेंगे प्रूफ, देखो प्रूफ देखते हैं कैसे करेंगे इसको। टू अपॉन ए बी इक्वल टू 1/AP प्लस 1/AQ चाहिए, मतलब पीबी नहीं आना चाहिए, पीबी नहीं आना चाहिए। देखो ये अपने पास है ए, यहाँ पे पी है, यहाँ पे बी है और वो एक्सटर्नल पॉइंट क्यू है, ठीक है। ये दिया अपन को λ/1 और ये भी अपन को दिया है λ/1, ठीक है। तो अपन को दिया है कि AP अपॉन पीबी ये अपने पास λ/1 और AQ अपॉन BQ ये भी कितना दिया है, λ/1, क्लियर। अब देखो अपन एपी को ऐसा नहीं लिख सकते, अपन पीबी को एलिमिनेट करना है, तो पीबी को एलिमिनेट करना है तो एबी को अपन ऐसे नहीं लिख सकते, AB इक्वल टू AP प्लस पीबी लिख सकते हैं ना, और पीबी की जगह अपन ये नहीं यूज कर सकते, AB इक्वल टू AP प्लस AP अपॉन लैम्डा, बोल लो, यूज कर सकते हैं। तो मतलब यहां से देखो AB इक्वल टू क्या आ गया, AP टाइम्स ऊपर बन जाएगा λ+1 डिवाइडेड बाई लैम्डा, ठीक है। तो अपन को क्या करना चाहिए, AB बाई AP इक्वल टू क्या आ गया, λ+1 डिवाइडेड बाई लैम्डा, क्लियर। और सिमिलरली अपन AQ को क्या लिख सकते हैं, AQ को क्या लिख सकते हैं अपन, AB प्लस BQ, लेकिन अपन को AQ चाहिए, AP चाहिए, AB चाहिए, लेकिन BQ नहीं चाहिए, तो BQ को एलिमिनेट यहां से करते हैं, तो AQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB प्लस AQ अपॉन लैम्डा, तो AQ को राइट से लेफ्ट में ले आया तो AB इक्वल टू क्या हो गया, AQ कॉमन आ गया, तो हो जाएगा λ-1 अपॉन लैम्डा। बताओ सही कर रहे हैं।
तो यहां से आ जाएगा ए बी अपॉन ए क्यू इक्व टू लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा। उधर आ रहा है लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा, इधर आ रहा है लैम्डा प्लस वन अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ए बी अपॉन ए पी प्लस ए बी अपॉन ए क्यू। देखो ये ऐड करेंगे तो लैम्डा एलसीएम आ गया, तो लैम्डा प्लस वन प्लस लैम्डा माइनस वन, तो वन वन निपट गया, तो टू लैम्डा अपॉन लैम्डा, टू लैम्डा अपॉन लैम्डा कितना हो गया, टू। तो यहां से देखो क्लियरली दिख रहा है, तो उसको उधर ले गए तो क्या हो जाएगा, टू अपॉन ए बी राइट हैंड साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड ये ऐसे कैसे, यही तो अपन को प्रूफ करना था। समझ में आ गया होगा प्रूफ। देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यदि एपी ए बी ए क्यू एच पी में अपन को प्रूफ करना है तो क्लियरली दिख रहा है कि अपन ए बी को ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं, और सिमिलरली ए क्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी क्यू। लेकिन अपन को इस रिलेशन में अपने पास ना तो पी बी आ रहा है ना बी क्यू आ रहा है, तो पी बी को एलिमिनेट करने के लिए अपन ने ये रिलेशन यूज कर दिया, पीबी की जगह अपन ने रख दिया एपी अपॉन लैम्डा। ठीक है, एपी 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 कॉमन आ गया तो लैम्डा प्लस वन अपॉन लैम्डा, तो ए बी बाई एपी क्या आ गया, लैम्डा प्लस वन बाई लैम्डा। और ऐसे सिमिलरली ए क्यू को अपन लिख सकते हैं ए बी प्लस बी क्यू, तो बी क्यू को अपन को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करना है तो बी क्यू की जगह अपन क्या यूज कर सकते हैं, ए क्यू अपॉन लैम्डा, ये यूज कर लिया। उधर से इधर आ गया तो ए क्यू कॉमन आ गया तो लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करते जो अपन को प्रूफ करना था वो दिख रहा है आपको, क्लियर, कोई डाउट नहीं है, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी तक तो क्वेश्चंस नहीं पूछा, लेकिन पूछने की संभावना है। अब अपन बात करेंगे सेंटर्स ऑफ ए ट्राइंगल, जिसमें अपन बात करेंगे 5 टाइम्स के सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये क्या होते हैं, सरकम सेंटर, एक्स सेंटर, इनकी बात करेंगे अपन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब जेई एडवांस के पीवाई के क्वेश्चंस बनाओगे, मतलब आई थिंक 2000 के लगभग, मतलब 2000 ईयर 2000 2001 2002 उनके अप्रोक्स आपको इनका यूज करते हुए क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, तो यदि अपन उनको कर ही लेते हैं तो उनके बारे में मैं बात कर लेता हूं कि अपने पास ट्राइंगल्स के सेंटर्स की क्या क्या डेफिनेशंस होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको हटा देता हूं। नोट कर लो एक बार, फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा पूरा। ठीक है, क्लियर है। हाँ, हेडिंग बनाओ, सेंटर्स ऑफ ए ट्राइंगल। अपन इसकी बात कर लेते हैं, तो उससे पहले अपन अज्यूम करते हैं कि ट्राइंगल्स के जो वर्टिसेस हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, लेट अपने पास लेट ए है अपने पास x1 y1, बी है x2 y2 एंड सी x3 y3 आर vertices of ए ट्राइंगल। ये अपन ने लिख लिया, ट्राइंगल के क्या वर्टिसेस हैं। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट बात करते हैं अपन सेंट्रोइड, जिसको अपन कैपिटल जिससे जनरली लिखते हैं शॉर्ट में। ठीक है, सेंट्रोइड क्या होता है, ये होता है मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इट इज
इट इज पॉइंट ऑफ intersection of medians। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ठीक है। देखो अपने पास ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसके वर्टिसेस हैं x1 कोमा y1, ये कोऑर्डिनेट है उनके x2 कोमा y2 और x3 कोमा y3, ठीक है। ठीक है, मीडियंस मतलब मीडियंस क्या हो गया कि जो सामने वाली साइड है उसको इसके मिड पॉइंट से पास करें। सिमिलरली तो मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ये वाला, यही अपने पास क्या होता है, सेंट्रोइड, ठीक है। तो ये मीडियन है, मतलब मिड पॉइंट पे कट कर रहा है जाके, तो मतलब ये और ये क्या हो गया, बी और सी का ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा डी। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, सिमिलरली y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। बोलो कोई डाउट। और एक प्रॉपर्टी आप एसओटी में मैंने आपको बताया है कि मीडियन की भी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या, कि जो इसका सेंट्रोइड होता है इस मीडियन एडी को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो जी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जी क्या हो जाएगा, देखो 1 इंटू x1 प्लस 2 इंटू दिस, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई m प्लस n, मतलब 2 प्लस 1 कितना 3। ऐसे सिमिलरली आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर। ये याद होना चाहिए, बहुत बेसिक है, सबको याद रहता है, ठीक है। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं वो, और अपन को तीनों वर्टिसेस दिए हैं, तो तीनों वर्टिसेस के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 3 करो, तो सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो वर्टिसेस के बाय 3 करो, तो सेंट्रोइड का वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। क्लियर। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट इन सेंटर के। देखो अभी अपन आगे बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड अपने पास इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है इसकी बात करते हैं। देखो अभी तक अपन ने सेंट्रोइड देख लिया, क्योंकि पावर कट हो गया था उस वजह से उसको मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था उस टाइम, इसलिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। मैं उसको वहां से हटा दूंगा, ठीक है। तो इन सेंटर देखो, इन सेंटर क्या होता है अपने पास, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, it is the point of intersection of internal angle bisectors। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का क्या होता है अपने पास, इंटरसेक्शन, जहां पे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं वो अपने पास क्या होता है, इन सेंटर। और इसका दूसरा डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, इन सेंटर मतलब इट इज द सेंटर ऑफ इन सर्कल। इन सर्कल का सेंटर क्या अपने पास, इन सेंटर। देखो अब इसका मतलब समझते हैं। अपने पास ये कोई ट्राइंगल है ABC, इसमें एक के वर्टेक्स हैं, कोऑर्डिनेट x1 y1, B है x2 y2 और C है x3 y3। क्लियर।
अब देखो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मतलब जो ये एंगल ए बन रहा है इसको बाइसेक्ट करवाना है, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला एंगल हो जाएंगे a/2 और a/2। ऐसे बी एंगल को बाइसेक्ट कराओ तो ये वाला और ये वाला दोनों एंगल इक्वल होंगे। ऐसे सिमिलरली ये वाले और ये वाले एंगल से बराबर होंगे। जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट होता है अपने पास आई इन सेंटर। अब इसके कोऑर्डिनेट होते हैं अपने पास कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर आई। कोऑर्डिनेट आते हैं अपने पास, देखो अपने पास इस वर्टेक्स ए के अपोजिट जो साइड है BC इसकी लेंथ है अपने पास स्मॉल a और वर्टेक्स B के अपोजिट अपने पास साइड लेंथ है B और C के सामने है स्मॉल c। तो अपने पास इन सेंटर के कोऑर्डिनेट आते हैं ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। और ऐसे सिमिलरली ये आता है y कोऑर्डिनेट ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। क्लियर, समझ गए होंगे। अब ये आया कैसे उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे एसओटी में हमने बता दिया है लेकिन उतना लोड नहीं लेना है, बस मैं यहाँ पे बता देता हूँ फिर से कि आया कैसे इसकी बात करते हैं। इन सेंटर देखो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जी अपने पास ये एंगल बाइसेक्टर ए और इसको दे दिया अपने डी, इसको दे दिया ई और इसको दे दिया अपने एफ। जो ये एंगल बाइसेक्टर ए डी है सामने वाले साइड बीसी को किस रेशियो में डिवाइड करता है C/B। क्लियर, तो आप इसके बारे में लिख लो एंगल बाइसेक्टर ए डी एंगल बाइसेक्टर ए डी डिवाइड्स साइड BC in the ratio C/B। C/B रेशियो में डिवाइड करता है। जो ये साइड C है और ये साइड B है तो C/B। तो अपन D के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं यहां से। तो D अपने पास क्या हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला से C/x3 प्लस B/x2 डिवाइडेड बाई C प्लस B और ऐसे ही C/y3 प्लस B/y2 डिवाइडेड बाई C प्लस B। ये अपने पास D के कोऑर्डिनेट पता चल गए। और एक प्रॉपर्टी और होती है जो ये इन सेंटर होता है इस एंगल बाइसेक्टर AD को ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये डिवाइड करता है इसको B प्लस C/A। ये सेकंड लिख लो इन सेंटर डिवाइड्स एंगल बाइसेक्टर AD in the ratio B प्लस C/A। ये आया कैसे ये ऑलरेडी एसओटी में बता चुके हैं, ठीक है, उतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। B प्लस C/A, बस इस चीज का ध्यान रखना है कि ये C/B रेशियो में डिवाइड करता है एंगल बाइसेक्टर और इसको भी ध्यान रख सकते B प्लस C/A, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। तो अपन अब ये इन सेंटर का कोऑर्डिनेट नहीं लिख सकते। इन सेंटर आई क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा इसमें। अब इनमें सेक्शन फॉर्मूला लगा दी क्योंकि ये अपन को पता है ये अपन को पता है, तो यहां से सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा B प्लस C इंटू CX3 प्लस BX2 डिवाइडेड बाई B प्लस C प्लस ये आ जाएगा A इंटू X1 डिवाइडेड बाई सम। तो सम आ जाएगा अपने पास A प्लस B प्लस C। ऐसे सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी ऐसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए
बी प्लस सी कैंसिल आउट हो गया, तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको दिख रहे होंगे, क्या आगे ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, और ऐसे आ जाएगा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। ये अपने पास इन सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे आते हैं वो अपने पास प्रूफ देख लिया, ठीक। बस इन प्रॉपर्टीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को सिस टू बी रेशियो में डिवाइड करता है, साइड के रेशियो में डिवाइड कर देता है, और एक इसको ध्यान रखना इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर को बी प्लस सिस टू ए रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। क्लियर? ऐसे कैसे इस डायग्राम को ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इन सेंटर की बात हो गई, अपन अब देखेंगे एक्स सेंटर, ठीक है। इसको नोट कर लो, एक्स सेंटर क्या होगा, वो भी एंगल बाइसेक्टर का ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, लेकिन उसमें एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होंगे और बाकी दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होंगे, ठीक है। तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अपने पास 3 एक्स सेंटर आएंगे, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं। तो इसको नोट कर लिया होगा उम्मीद है। अब आगे बात करते हैं एक्स सेंटर की। थर्ड देखो एक्स सेंटर्स, एक्स सेंटर्स मतलब एक से ज्यादा यहाँ पे सेंटर्स एग्जिस्ट करेंगे एक्स, ठीक है। तो इसमें देखो, लिखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर internal angle bisectors and two external ठीक है। तो एक्स सेंटर अपन बोलते हैं, देखो इसकी बात करते हैं। अपने पास ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये है, ठीक है। ये ए बाई टू, ये भी ए बाई टू, ठीक है। अभी इसको आगे एक्सटेंड करिए और इसको भी आगे एक्सटेंड करिए ऐसे कैसे, सिमिलरली इसको भी, ठीक है। ये एक इंटरनल ले लिया तो बाकी अपने पास एक्सटर्नल लेना पड़ेगा। अब बी के लिए ये इंटरनल है तो ये बाकी का क्या हो गया एक्सटर्नल, तो इसका एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर मतलब ये हो जाएगा, क्लियर। और इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये अपने पास वर्टेक्स एक के रेस्पेक्ट अपने पास इन सेंटर है I1। ऐसे ही अपन यदि बी को इंटरनल ले रहे हैं एक, तो बी के रेस्पेक्ट में ऐसे जाएगा, और ये इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये हो जाएगा, ठीक है। जो और इसका क्या हो जाएगा, इसको अपन एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। एक्सटेंड किया तो ये आ जाएगा, इसका ये हो जाएगा, बोलो। तो बी के रेस्पेक्ट अपने पास इन सेंटर आता है I2, और सिमिलरली यदि सी को एक इंटरनल ले रहे हैं तो अपने पास ऐसे जाएगा, और इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऐसे बनेगा, और इसका ऐसे बन जाएगा। अरे रे रे रे, बहुत गलत बना दिया।
देखो अब आप बात समझ में आ गई हो कि बस वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका एंगल बाइसेक्टर ऐसे कर लो, ठीक है, और इसका ये हो जाएगा। क्लियर? ये अपने पास तीन इंसेंटर्स एक्सेंटर्स आ गए, I1 I2 I3। I1 का मतलब एक के रेस्पेक्ट में, I2 मतलब वर्टेक्स बी के अपोजिट वाला, और C है, C के सामने I3 है। तो अपन सबसे पहले I1 के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो I1 एक्सेंटर क्या होता है, देखो सिमिलर होता है जैसे अपन इंसेंटर की बात किए थे उस वैसे लिखो। पहले तो AX1 प्लस BX2 प्लस CX3। ए और बी और सी क्या है, ए क्या है वर्टेक्स ए के सामने जो अपोजिट साइड है उसकी लेंथ है ए, बी क्या है वर्टेक्स बी के सामने अपोजिट लेंथ है बी, और सी के सामने है अपने पास वर्टेक्स सी के सामने अपोजिट साइड लेंथ है सी। क्लियर? तो अपने पास यहां से ये बनेगा इंसेंटर कोऑर्डिनेट ए प्लस बी प्लस सी। अब यदि अपन I1 निकाल रहे, I1 मतलब वर्टेक्स ए के अपोजिट निकाल रहे हैं, तो x1 के साथ माइनस और यहां पे भी माइनस, और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट ay1 माइनस ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई माइनस a प्लस b प्लस c। ये अपने पास I1 के कोऑर्डिनेट हो गए। I2 क्या हो जाएगा, सिमिलरली अपने पास I2 हो जाएगा ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a माइनस b प्लस c, और ऐसे ही आ जाएगा ay1 माइनस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a माइनस b प्लस c। क्लियर? ऐसे सिमिलरली I3 लिख देंगे तो अपन को c को माइनस c से रिप्लेस कर दो, तो ये आ जाएगा ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b माइनस c, और ये हो जाएगा ay1 प्लस by2 माइनस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b माइनस c। अपने पास I3 के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। और एक बात और मैं बता दूं, ये लाइंस आपस में सेम ही होगी, ठीक है, सेम ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे I2 और I3, और I3 और I1 भी सेम लाइन के ऊपर लाई करेंगे, I2 और I1 भी सेम लाइन के ऊपर लाई करेंगे। ये डायग्राम बनाने में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन लॉजिकली ये I2 और I1 सेम लाइन पे होंगे, और I1 और I2 सेम लाइन पे होंगे, और I2 और I3 सेम लाइन पे होंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब फोर्थ देखते हैं अपन, ऑर्थो सेंटर। अपन ने बात कर ली सेंट्रोइड, इन सेंटर, एक्स सेंटर, अपन अब बात करेंगे ऑर्थो सेंटर, उसके बाद में अपन बात करेंगे सरकम सेंटर। अपने पास 5 टाइप के सेंटर्स होते हैं, ठीक है, इनमें आपस में कंफ्यूज नहीं होना है, डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। यदि डेफिनेशंस पता है और यदि ये फॉर्मूला याद भी नहीं है तो काम अपना हो जाता है, ठीक है, जनरली। अब अपन बात करते हैं आगे ऑर्थो सेंटर। नेक्स्ट देखो फोर्थ देखो ऑर्थो सेंटर। जिसको अपन कैपिटल ओ से लिखते हैं, आई थिंक, ठीक है, कैपिटल ओ। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखो, बहुत बार यूज होता है ऑर्थो सेंटर, ठीक है। अब इसमें जो ऑर्थो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स का जो फॉर्मूला आएगा उसको ध्यान नहीं रखना है, वैसे डेफिनेशन इसका मतलब क्या होता है उसको ध्यान रखना है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है कि एल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्शन होता है, मतलब इसको लिखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स का क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। देखो इसका मतलब समझो, अपने पास ये ट्रायंगल है ABC, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, B है x2, y2,
सी है अपने पास x3, y3। एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन, एल्टीट्यूड क्या होता है, इस वर्टेक्स ए से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालो, ऐसे वर्टेक्स बी से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालो और सी से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालो, तो जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है वो अपने पास होता है ऑर्थो सेंटर। ये पता होना चाहिए, ठीक है। और कोऑर्डिनेट याद नहीं रखने हैं, ठीक है। वैसे ये पता होना चाहिए कि एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन होता है। अब वो कैसे क्वेश्चंस पूछेगा, फॉर एग्जांपल अपन को बी और सी के वर्टिसेस दे दिए, कोऑर्डिनेट्स दे दिए, सॉरी, है ना, बी और सी के कोऑर्डिनेट दे दिए, अपन से पूछ ले ऑर्थो सेंटर, तो वो अपन कैसे निकालेंगे, पहले लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे, लाइन का इक्वेशन निकाल लिया और इसके कोऑर्डिनेट दे देगा, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट दे देगा, तो लाइन का इक्वेशन बीसी का इक्वेशन निकाल लेंगे। अब ये इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, तो इससे इस लाइन का स्लोप पता चल जाएगा, इस लाइन का स्लोप पता चल गया तो इस ये पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो वहां से इस एडी इसका लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, ऐसे इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो अपने पास ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। वो अपन वैसे डील करेंगे, फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ठीक है, फॉर्मूला मेरे को भी याद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो, वो अपने पास आता है ये x1 tan A प्लस x2 tan B प्लस x3 tan C डिवाइडेड बाई tan A प्लस tan B प्लस tan C। और y कोऑर्डिनेट भी सिमिलरली हो जाएगा, y1 इंटू tan A प्लस y2 इंटू tan B प्लस y3 इंटू tan C डिवाइडेड बाई tan A प्लस tan B प्लस tan C। ये अपने पास ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आते हैं, याद नहीं रखना है, ठीक है, याद नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो सरकमसेंटर, लिख तो लेना, लेकिन ध्यान वैसे इतना सा रखना कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स क्या होता है, मतलब कि अपन किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वही क्या होता है, उसका एल्टीट्यूड होता है, क्लियर। लास्ट देखो फिफ्थ सरकमसेंटर, फिफ्थ अपने पास सरकमसेंटर। सरकमसेंटर क्या होगा, देखो देखो सरकमसेंटर क्या होता है, देखो इसको एक बार मैं आसान समझाता हूं। ये अपने पास ट्राइंगल है, ठीक है, एबीसी, जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, मतलब ये अपने पास सरकमसेंटर, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वही अपने पास क्या है, सरकमसेंटर। तो इसको लिख ही लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। और इसकी एक डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, सरकमसेंटर मतलब वर्टेक्स, तो वर्टेक्स से जो सर्कल पास करेगा, सरकमसर्कल का सेंटर क्या होगा, सरकमसर्कल का सेंटर क्या होता है, सरकमसेंटर, ठीक है, इट इज सेंटर ऑफ सरकमसर्कल, क्लियर। और सरकमसर्कल को अपन इसको एस से डिनोट करते हैं जनरली, ठीक है, एस। अब इसका अपन कोऑर्डिनेट देख लेते हैं कि एस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, याद नहीं रखना, ठीक है।
और यदि एबीसी क्या है, वर्टिसेस से ट्राइंगल को और इन्हीं से सर्कल पास कर रहा है, तो मतलब एस ए और एस बी और एस सी, एबीसी क्या है, सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, एस अपने पास सेंटर है, सरकम सेंटर, ठीक है। तो एस ए और एस बी और एस सी क्या होंगे, रेडियस होंगे उस सर्कल के। तो यहां से लिख सकते हैं एस ए इक्वल टू एस बी इक्वल टू एस सी, ये क्या अपने पास, सरकम रेडियस। क्लियर। और इसका एस के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सरकम सर्कल, सरकम सेंटर, सॉरी सरकम सेंटर, वो अपने पास आता है, वहां पे tan a आया था, यहाँ पे आता है अपने पास sin 2a, ठीक है। x1 इंटू साइन 2a प्लस x2 इंटू साइन 2b प्लस x3 इंटू साइन 2c डिवाइडेड बाई साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, और y हो जाएगा y1 इंटू साइन 2a प्लस y2 इंटू साइन 2b प्लस y3 इंटू साइन 2c डिवाइडेड बाई साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ये अपने पास सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। ये याद नहीं रखना है, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि मैं बोला कि मतलब समझ में आता है। जिस सेंटर का, किसी भी सेंटर की बात करें, और तो सेंटर तो एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन, सेंट्रोइड की बात करें तो मीडियंस का इंटरसेक्शन, इन सेंटर की बात करें एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन, एक्स सेंटर की बात करें तो एक इंटरनल दो एक्सटर्नल के बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन, और सरकम सेंटर की बात करें तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स का इंटरसेक्शन, वो अपने पास क्या देगा, सरकम सेंटर। क्लियर, ठीक है। अब कुछ नोट पॉइंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, और फिर उसके बाद में क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि कैसे अपन ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर कैसे अपन क्वेश्चंस में कैसे प्रोसीड करेंगे, उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब ये ऐसे फॉर्मूला लगाने जाएंगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो अब उसी की बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नोट पॉइंट, देखो सबसे पहले नोट पॉइंट 1, यदि अपने पास इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ऐसे क्वेश्चन दे दे कि एबीसी के वर्टिसेस दे दे, एबीसी के वर्टिसेस दे दे अपन को, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स दे दे x1, y1, x2, y2, x3, y3, अपन को ट्राइंगल के वर्टिसेस दे दिए और उनके कोऑर्डिनेट्स दे दिए। तो सबसे फर्स्ट अप्रोच होनी चाहिए कि ए बी बी सी और ए सी की लेंथ निकालो। यदि लेंथ बराबर आ जाए तो वो क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया। यदि तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल आ गई तो वो बन गया इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल में अपन को पता है कि सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर एक ही जगह कोइंसाइड कर जाते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो सबसे पहले नोट पॉइंट यही है, इफ इक्विलैटरल इक्विलैटरल ट्राइंगल देन सेंट्रोइड, इफ नहीं आना चाहिए, इन इक्विलैटरल ट्राइंगल सेंट्रोइड इन सेंटर ऑर्थो सेंटर
एंड सर्कमसेंटर आर कोइंसाइड। कोइंसाइड, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंटर और इनसेंटर और तो सेंटर और सर्कमसेंटर तीनों चारों सेम होते हैं। एक्स सेंटर की बात नहीं कर सकती क्योंकि एक्स सेंटर तो बाहर होता है ट्रायंगल से, ठीक है। सेकंड पॉइंट, यदि अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उसमें सेंट्रोइड और इनसेंटर और सर्कमसेंटर और तो सेंटर चारों के चारों क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। इन आइसोसेलेस, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन सेंटर, पहले लिखो सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कमसेंटर और कोलिनियर, ठीक है। ये अपनी बात हो गई। थर्ड देखो, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये अपने पास ए है, ये बी है, ये सी है। अब अपन जानते हैं, ठीक है, देखिए सर्कमसेंटर ऑर्थो सेंटर इसमें कोइंसाइड कर जाएंगे, सॉरी सर्कमसेंटर तो इसका मिड पॉइंट होगा। देखो ऑर्थो सेंटर यहाँ पे आप जानते हैं, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर, ए से परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ इंटरसेक्ट, इससे इस पे डालेंगे तो ये इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो अपने पास बी क्या हो जाएगा इसका, ऑर्थो सेंटर, मतलब जहां पे 90 डिग्री बनता है वहां पे क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। इसको लिख लो, ठीक है, तो इसको लिख लो, इन इन राइट एंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर इज अ वर्टेक्स, इज द वर्टेक्स is the vertex at which right angle formed, जहां पर 90 डिग्री बन रहा है वही अपने पास क्या है, ऑर्थो सेंटर। एंड सर्कमसेंटर क्या होगा, देखो सर्कमसेंटर, देखो सर्कमसेंटर मतलब तीनों वर्टेक्स से क्या करे, पास करे। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये क्या बन गया अपने पास, सेमी सर्कल, ठीक है। तो ये एसी क्या हो जाएगा, उस सर्कल का डायगोनल हो जाएगा, सर्कम सर्कल का। और एसी का मिड पॉइंट मतलब डायगोनल का मिड पॉइंट क्या हो गया, डायमीटर, डायगोनल है डायमीटर, डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता गया, सेंटर, ठीक है। एसी का मिड पॉइंट क्या है, सर्कम सेंटर, ठीक है। सर्कम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनियस या एसी का मिड पॉइंट क्या है इसमें दिख रहा है, वो हो जाएगा अपने पास सर्कम सेंटर, क्लियर। अब आगे एक पॉइंट है, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर किसी भी ट्रायंगल, कैसा भी ट्रायंगल हो, हमेशा कोलिनियर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यही है, और फिर अपन क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, यूज करवाया, जो भी मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं उस पॉइंट को
यूज किया है क्वेश्चंस में जेई में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। तो आप इसके बारे में लिखो। फोर्थ, और इसके ऊपर 2 स्टार भी बना लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन एवरी ट्राइंगल, इन एवरी ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर ओ, सेंट्रोइड जी एंड सर्कमसेंटर सी सी आर कोलिनियर एंड सेंट्रोइड्स एंड सेंट्रोइड डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग। फिर से लाइट चली गई है। सेंट्रोइड जो अपने पास ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर है, उन दोनों लाइंस को यदि अपन ज्वाइन करते हैं तो सेंट्रोइड 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, तो उस चीज को ध्यान रखना। फिर उसके बाद में अपन क्वेश्चंस करेंगे, मैं ये इससे कंटिन्यू करूंगा आप, ठीक है। अपन फोर्थ पॉइंट देख रहे थे, इन एवरी ट्रायंगल ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कमसेंटर सी आर कोलिनियर एंड सेंट्रोइड जी डिवाइड्स लाइन joining orthocenter and circumcenter C in the ratio 2:1 2:1 में डिवाइड करता है, देखो। और ये कोलिनियर तो होते ही होते हैं, ठीक है। तो यहां पे अपने पास है ऑर्थोसेंटर, यहां पे अपने पास सेंट्रोइड, यहां पे है अपने पास सर्कमसेंटर। ऑर्थो सर्कमसेंटर ऑर्थो को और इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। और इसको ओ, सेंट्रोइड का जी और इसका सी, ठीक है। तो ओ जी इज टू जी सी, ये कितना है 2:1। इसका याद करने का एक ध्यान रख सकते हो, ओ एन जी सी, ये कंपनी है ऑयल की, बहुत बड़ी कंपनी है, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऐसे कुछ इसका नाम है, ठीक है। और जी से पहले कितने दो लेटर आ रहे हैं, तो 2, और जी के बाद में एक आ रहा है तो 1। ओ को मतलब ऑर्थो, सी का मतलब सर्कमसेंटर, तो ओ एन जी से मतलब 2:1, ऐसे ध्यान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन देखेंगे अपन। मेरे पास तो मैं फर्स्ट नीचे लिख देता हूं प्रॉब्लम। अपने पास प्रॉब्लम है, इफ है x1 x2 x3 are roots of x cube minus 3p x square plus 3qx minus 1 equals to 0, then find centroid of triangle, centroid of a triangle whose vertices are अपने पास हैं
x1 कॉमा 1/x1, दूसरा है x2 कॉमा 1/x2 एंड तीसरा वर्टेक्स है x3 कॉमा 1/x3। क्लियर। देखिए क्यूबिक का भी इन्होंने यूज कर लिया क्वेश्चन में और सेंट्रॉइड का भी यूज कर लिया है। देखो अपने को क्यूबिक दिया है, क्यूबिक दिया है अपन को x³ माइनस 3px² प्लस 3qx माइनस 1 इक्वल टू 0, जिसके इन्होंने रूट्स बोल दिए कितने हैं 3, वो है x1 x2 x3। क्लियर। अब अपन को सेंट्रोइड बताना है ट्रायंगल का जिसके वर्टेसिस दिए हैं, तो वो फाइंड आउट करने से पहले अपन पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 इनका क्योंकि यूज होगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 3p, मतलब कितना आ गया 3p। क्लियर। और 2 एट ए टाइम कितना हो जाएगा x1 डॉट x2 प्लस x2 डॉट x3 प्लस x3 डॉट x1, ये क्या आएगा माइनस प्लस प्लस कितना आ गया 3q डिवाइडेड बाई 1, वो ही जाएगा। प्रोडक्ट कितना आ गया x1 डॉट x2 डॉट x3 c बाई ए, मतलब सॉरी माइनस प्लस माइनस माइनस ऑफ माइनस 1 कितना हो गया 1। क्लियर। अब अपन से सबसे पहले पूछ रहा है वो सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड अपन जानते हैं कि x कोऑर्डिनेट को ऐड करिए, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करिए, तो वो क्या हो जाएगा 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर। तो ये तो कितना हो गया 3p/3 कितना आ गया p, और 1/x1 तो ये बनेगा x2 डॉट x3 प्लस x1 डॉट x3 प्लस x1 डॉट x2 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स x1 x2 x3, यही बनेगा। तो अपने पास यहां से आना चाहिए सेंट्रोइड p कोमा, इसकी जगह रखेंगे कितना 3q क्या आ जाएगा q, तो ये अपने पास सेंट्रोइड होगा p कोमा q। नोट कर लो। हाँ, और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ए लेट ऑर्थोसेंटर एंड सरकमसेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अपन ने मान लिया ये हैं ए कोमा बी एंड सी कोमा डी। ठीक है। इफ वर्टेक्स ए इज, इफ वर्टेक्स ए इज अपने पास दिया है x1 y1, देन फाइंड
then find coordinates of midpoint of BC। ठीक है, ये अपने पास ट्राइंगल है ABC। ABC ठीक है, और इसने बोल दिया ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट उन्होंने दे दिए और वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट दे दिए x1, y1। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BC, मतलब BC के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। और यदि याद आ रहा हो तो सेंट्रोइड क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, तो ये इसका मिड पॉइंट होगा D। और ये भी अपन को पता है कि कोई भी ट्रायंगल हो उसमें सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर क्या होता है, कोलिनियर होते हैं। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे सेंट्रोइड हो गया G। क्लियर क्लियर। तो और ये भी अपन को पता है कि ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को सेंट्रोइड किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो अपन को क्या करना चाहिए, पहले सेंट्रोइड निकाल लेना चाहिए। और ये भी पता होगा कि जो ये मीडियन है ये हो गया 2:1। ये भी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, सेंट्रोइड एडी को किस रेशियो, मीडियन एडी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। तो अपन सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, और तो सेंटर अपने पास दिया है A, B और C, D। तो G यहां से क्या जाएगा, 2C + A / 3 2D + B / 3। तो G पता चल गया, अपन को D फाइंड आउट करना है। तो D कैसे आ जाएगा, G पता चल गया, ये भी पता है। तो अपने पास यहां से ये अपने पास आ जाएगा, यदि अपन इसको अल्फा और बीटा ज्यूम कर ले। ठीक है, तो अल्फा और बीटा ज्यूम करेंगे तो यहां से उससे G क्या आएगा, उससे G क्या आएगा अल्फा और बीटा में, 2 × अल्फा + x1 / 3 और 2 बीटा + y1 / 3। अब देखिए दोनों सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट से तो दोनों बराबर भी होंगे, दोनों बराबर होंगे तो x कोऑर्डिनेट को बराबर किया तो क्या जाएगा, 2C + A / 3 = 2 अल्फा + x1 / 3। तो अपने पास x1 क्या आ गया, 2C + A - 2 अल्फा। क्लियर। ऐसे सिमिलरली y1 को अपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, y1 2D + B - 2 बीटा। तो इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आने चाहिए अपने पास 2C + A - 2 अल्फा। ओहो सॉरी, अल्फा तो निकालना ही है ना, अल्फा तो अपन अज्यूम किए थे, तो यहां से आना चाहिए, इधर से इधर लाओ हो। तो ये हो जाएगा x1 / 2 और ये आएगा 2D + B - y1 / 2। ये आएंगे इसके आंसर। ठीक है, ये अपने पास आ गया। क्लियर। अब अपन नेक्स्ट क्लास में कुछ नोट पॉइंट्स देखेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड। ठीक है, फिर ट्रायंगल के एरिया की बात करेंगे, फिर क्वाड्रिलेटरल के एरिया की बात करेंगे, उसके बाद में अपन टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स देखेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। आज 2-3 कट लग चुकी हैं क्योंकि लाइट की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से थोड़ा कट लगा दिया है, तो आप घबराइए मत, सब चीजें आराम से मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, और यदि फिर भी कोई दिक्कत रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसका रिप्लाई मैं आपको जरूर दूंगा। ठीक है, तो आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद।